नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश के छात्रों की। यूक्रेन में मध्य प्रदेश के कई छात्र फंसे हुए हैं। यूक्रेन में 46 छात्रों के फंसे होने की सूचना है। सीएम हेल्पलाइन में यूक्रेन में 46 छात्र मौजूद है इस समय, ये सूचना है। भोपाल के 9, धार, देवास, उज्जैन के 4 छात्र, इंदौर रायसेन के 3 छात्र, सीहोर बड़वानी के 2 छात्र, जबलपुर, छिंदवाड़ा, मुरैना, नर्मदापुरम, डिंडौरी, ग्वालियर, टीकमगढ़, छतरपुर, खरगोन, झाबुआ, बड़वानी, सागर, बालाघाट, रतलाम, बुरहानपुर, इन जिलों के 1 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। फिलहाल सभी के यूक्रेन में सुरक्षित होने की जानकारी है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की एडवाइजरी इन सभी को जारी हुई। यूक्रेन में फंसी विदिशा की छात्रा सृष्टि विल्सन के परिजनों ने सरकार से मदद मांगी है, मदद की गुहार लगाई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने सृष्टि और उसके परिजनों से फोन पर बातचीत की और उन्हें सुरक्षित वापसी का भरोसा दिलाया। अभी भी 50 के करीब छात्र जो है यूक्रेन में फंसे हुए हैं, आपकी चर्चा भी हुई है। क्या फीडबैक निकल कर आ रहा है, कैसे उनकी सुरक्षित वापसी होगी? नहीं, भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री जी, हमारे देश के माननीय नागर विमानन मंत्री आदरणीय सिंधिया जी पूरी संज्ञान में है और वो पूरी चिंता भी कर रहे हैं और संपर्क में भी है। जो संभव मदद हो सकती है उसके लिए सरकार कर रही है। कोई भरोसा राज्य सरकार की तरफ से, चूंकि बड़ी संख्या में छात्र एमबीबीएस करने के लिए वहां पर गए, आप भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं, कोई भरोसा छात्रों को यहाँ सरकार दे पा रही है कि कब तक कैसे वापसी होगी? नहीं, भारत सरकार उसमें पूरा संज्ञान में है और भारत सरकार उसमें कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार भी भारत सरकार के संपर्क में है। कोई हेल्पलाइन नंबर या कोई जो उनके परिजन परेशान हो रहे हैं उनकी सुविधा के लिए भी सरकार कोई पहल करेगी? हेल्पलाइन नंबर जारी किए हुए हैं। रात को ही मैंने सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि हमारे नागर और उड्डयन मंत्री जी ने भी हेल्प नंबर दिए हुए हैं और भारत सरकार ने भी, तो जो सरकार पूरी तरीके से चिंतित भी है और उसमें हर संभव प्रयास कर रही है। तो प्रदेश सरकार यूक्रेन से छात्रों की वापसी को लेकर लगातार प्रयास कर रही है और इस बात का भरोसा दिलाया जा रहा है कि छात्रों को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। अशोकनगर के रहने वाले और शिक्षा विभाग में पोस्टेड अनिल खंतवाल की बेटी ऋषिका यूक्रेन में फंसी हुई है। यूक्रेन के विंसिसिया शहर में पिरगोव मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऋषिका पढ़ती है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ गया और अब भारत में उनके माता पिता काफी चिंतित। बेटी की सुरक्षा को लेकर अनिल खंतवाल और उनकी पत्नी का बुरा हाल है। बेटी से बात नहीं हो पाई। बेटी की चिंता में माता पिता की आंखों से आंसू बह रहे हैं। अनिल ने अपनी बेटी और उस जैसे वहां फंसे सैकड़ों छात्रों की सुरक्षित घर वापसी की गुहार राज्य सरकार और केंद्र सरकार से लगाई। एमबीबीएस करने 2019 में विनिस्तिया, जो यूक्रेन से लगभग 4 घंटे दूरी पर है, विनिस्तिया प्रो मेडिकल कॉलेज में चयन हुआ था, तो वहाँ एमबीबीएस की तैयारी कर रही है। अभी जो घटनाक्रम शुरू हुआ उस समय उसका कॉलेज सेफ था, चूंकि पश्चिमी देश की तरफ ये युद्ध चल रहा था, लेकिन अचानक जो कीव राजधानी है वहाँ का एयरबेस जो नष्ट हुआ, उसके बाद इनकी चिंता बढ़ गई, क्योंकि वहीं से बच्चे हमारे पूरे भारत आते हैं। अभी बच्ची जिस कॉलेज में, वहाँ उसके साथ लगभग उस कॉलेज में भारत के 800 बच्चियाँ हैं। लगातार चर्चा होने के बाद उनके जो बताया गया, कल की जैसे ही घटना एयर बेस्ट हुआ उसके बाद इनके आपातकाल स्थिति घोषित कर दी गई। तो सभी बच्चे कल वहाँ बिल्कुल जैसे कोविड-19 की तरह भीड़ लगी थी, ऐसी वहाँ भीड़ लगी। तो बच्ची ने बताया बड़ी मुश्किल से हम सामान लेके आए हैं। वहीं मुरैना के 3 छात्र भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। 3 छात्र कीव की टर्नओपिल यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। योग माया उपाध्याय, सक्षम पाराशर, देवांत कुलश्रेष्ठ यूक्रेन में
फंसे हुए हैं। फिलहाल ये तीनों छात्र भारतीय दूतावास में सुरक्षित हैं, लेकिन भारत में इनके परिजन चिंतित हैं। इन छात्रों के परिवार ने उन्हें जल्द भारत वापस लाने की गुहार प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार से की। ये अभी मेडिकल की छात्रा है, फर्स्ट ईयर की है और अभी दिसंबर में यहाँ से गई थी। और जैसे ही कल के 23 तारीख को उसका दरअसल पेपर था। टर्नोफिल यूनिवर्सिटी की छात्रा है वो, योगमाया उपाध्याय। मेरे छोटे भाई डॉक्टर पद्मेश उपाध्याय जिला चिकित्सालय में डॉक्टर हैं, उनकी बच्ची है, मेरी भतीजी है। 23 को एग्ज़ाम देने के बाद 24 को फ्लाइट थी उसकी, और फ्लाइट में कई सभी 200 बच्चे की एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। लेकिन सुबह ये अफरा तफरी और जैसे युद्ध जैसा माहौल हुआ तो उन्होंने एयरपोर्ट को खाली करा लिया और ये बच्चे इधर उधर भागने लगे, अफरा तफरी का माहौल हो गया। लेकिन अब वो अभी इंडियन एम्बेसी में सुरक्षित हैं। लेकिन चिंतित हैं हम सब लोग। सुबह से हम लोग पूरा परिवार टीवी पर लगा हुआ है कि कैसे हमारी बच्ची सकुशल वापस आए, क्योंकि अभी एयर स्पेस बंद है। कि बात हुई? जी हाँ, उससे बात हुई, तब थोड़ा सा तसल्ली मिली कि अभी वो इंडियन एम्बेसी में है। बातचीत हुई और वहाँ से वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी दूसरे देश के माध्यम से इनको सकुशल भारत पहुँचाया जाए। लेकिन अभी बहुत ही चिंताजनक स्थिति है हमारे यहाँ। तो परिवार में सभी लोग चिंतित हैं। छोटा भाई दिल्ली गया हुआ है, वो भी वहाँ अपने माध्यम से भारत सरकार से भी और से संपर्क में है। आपको जो वहाँ यूक्रेन में फंसा हुआ है, क्या कब गए थे? मेरे देवर हैं, वो 24 तारीख की उनकी फ़्लाइट थी मुरैना के लिए, सॉरी दिल्ली के लिए, बट वो वहीं फंस गए हैं। वो कीव में थे जिस समय वहाँ हमला हुआ, एयरपोर्ट पर ही थे, पर जैसे ही हमला हुआ उन्हें वहाँ से भगा दिया गया। अब वो यूक्रेन की एम्बेसी में है और सुरक्षित है, पर फिर भी बहुत ही चिंताजनक माहौल है। मेरे घर में भी सभी रो रहे हैं और बहुत परेशान हैं। रतलाम की भी एक छात्रा यूक्रेन में फंसी हुई है। एमबीबीएस की स्टूडेंट्स वैशाली ने वीडियो जारी कर सरकार से मदद की गुहार लगाई। अपनी बेटी के यूक्रेन में फंसे होने पर परिजन चिंतित हैं। बेटी को अपने देश सुरक्षित लाने के लिए सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जो भी और एम्बेसी ने भी कह दिया कि हेलो, मैं स्टूडेंट हूँ खार्किव की, और जैसे कि यहाँ पे कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है और वॉर स्टार्ट हो चुका है, फ्लाइट जो बहुत बंद हो रही है, तो हमें कैसे भी कह कि इंडिया वापस जाना है। तो प्लीज़ कुछ आप अरेंज कीजिए या जो भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स वगैरह सब ने कह दिया कि अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब साथ में रखना है, और जो भी है। और एम्बेसी ने भी कह दिया कि आप टेम्परेरीली कोई दूसरी कंट्री शिफ्ट हो सकते हो, या मतलब कुछ टाइम के लिए दूसरी कंट्री जा सकते हो, इसलिए प्लीज़ हेल्प कीजिए। थैंक यू। रात को बात हुई थी मेरी 10 बजे करीबन, और अभी तो पता नहीं, वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, सब रूम के अंदर बैठे हैं। वहाँ से बोल रखा है कि कोई भी घर से बाहर ना निकले, अपना बैग वैग तैयार रखें, कभी भी कोई फ़ोन आए तो आप जा सकते हैं। कुछ भी स्थिति में घबराहट तो हो रही है उसको भी, और हम भी बहुत घबरा रहे हैं कि जल्द से जल्द आ जाए। अच्छा, आपने कहीं बात करी, प्रशासन से बात करी? प्रशासन से बात करी, कलेक्टर साहब से बात करी। कलेक्टर साहब ने बोला है कि हम जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सीएम से भी कर रहे हैं, ऊपर जो भी हो सकता है हमसे सभी हेल्प करेंगे। और इंडियन जो वहाँ पे है एम्बेसी, उनसे संपर्क में रहे, गुड़िया से बोलो, क्योंकि वो संपर्क में रहेगी तो ही काम होगा। श्योपुर का भी एक छात्र अन्य भारतीय छात्रों के साथ यूक्रेन में फंसा हुआ है। ऐसे में यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर छात्र के परिजन उसकी सलामती को लेकर चिंतित हैं। छात्र गोविंद राठौर एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए पिछले 2.5 साल से यूक्रेन में ही है। इस साल उसकी एमबीबीएस की पढ़ाई के आखिरी साल है और हवाई सेवा बंद होने की वजह से वो यूक्रेन में फंसा हुआ है। यूक्रेन में फंसी खंडवा की दर्शिका श्रीवास्तव गुरुवार रात सकुशल अपने देश लौट आई। बेटी के वापस लौटने की खुशी परिजनों के चेहरे पर साफ साफ देखी जा सकती थी। 20 फरवरी को 4 बजे विनास्तिया से निकले एमबीबीएस के कई छात्र गुरुवार को दुबई होते हुए इंदौर से खंडवा अपने घर लौट आए। यूक्रेन में फंसी खंडवा की एमबीबीएस की छात्रा दर्शिका श्रीवास्तव के घर लौटने पर परिजनों ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। दर्शिका के परिजन और पड़ोसियों ने केक काटकर एक दूसरे को बधाई दी, खुशियां बांटी। जो वर्तमान में जो भी हालात हैं और जिस तरह से आप सकुशल लौट आई, क्या कहना चाहती हैं?
जी, अभी तो अभी जो सिचुएशन है यूक्रेन की वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि अभी आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ी होगी या देखा होगा कि रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन पे। तो जब मैं वहाँ से निकली थी तब तक सब कुछ नॉर्मल था वहाँ पे, तब तक सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं थी। हाँ, लोग पैनिक कर रहे थे क्योंकि पहली बार हम लोगों ने ऐसा कुछ देखा, तो थोड़े बहुत सब लोग पैनिक थे वहाँ पे। पर इतना था कि क्लासेस की वजह से हम थोड़ा-सा मतलब हम बिज़ी भी थे। पर अभी कल की न्यूज़ के बाद तो यूक्रेन की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। और बस मैं यही बोलूँगी कि जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन सही नहीं है। और मतलब अभी किसी का भी फाइनेंशियली मतलब ये ना देख के, क्योंकि काफ़ी बच्चे अभी इसलिए भी रुके हुए हैं क्योंकि फाइनेंशियली उन लोगों की प्रॉब्लम है, और टिकट्स जो हो रही है काफ़ी हाई प्राइजेस की हो रही है। सो दैट्स वाई मैं बस इतना बोलूँगी कि इवैक्यूएशन जल्दी से जल्दी हो और जितने भी बच्चे हैं वो सेफली वापस इंडिया आ जाएं। जो इंडियन एम्बेसी का कितना बड़ा रोल रहा, आप जिस तरह सकुशल लौटे, आपकी तरह कई छात्र छात्राएं जो लौटे हैं, इंडियन एम्बेसी कितना बड़ा रोल रहा? इंडियन एम्बेसी का काफ़ी बड़ा रोल रहा इसमें, बिकॉज़ हम लोग वहाँ पे थे, हम लोग के पास कुछ भी मतलब और कोई मतलब क्वेश्चन की हमारी जितनी भी क्वेरीज थी, जितने भी क्वेश्चंस थे, उनके आंसर देने के लिए हमारे पास कोई भी नहीं था, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली किसी से भी बात नहीं कर पा रहे थे। बट जब भी हम उन लोगों को कॉल कर रहे थे या कैसे भी मतलब कॉन्टैक्ट कर रहे थे, तो वो हम लोग को बराबर लाइक रिस्पॉन्स कर रहे थे, कॉल पे, मैसेजेस पे हमसे जुड़े हुए थे फ्रॉम द स्टार्टिंग, मतलब बहुत अच्छे से, और हम लोगों से बहुत अच्छे से बात करी, पोलाइटली बात करते थे। जो बच्चे मतलब यहाँ शायद दिन में उनके पास 1000+ कॉल जाते होंगे, पर ऐसा नहीं एक भी कॉल में उन्होंने ये नहीं किया होगा कि उन्होंने किसी भी बच्चे को मतलब बुरी तरह से मतलब बात की होगी या कैसे भी। बहुत अच्छे से उन्होंने सारी सिचुएशन को संभाला, और मैं बस ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच कि उन्होंने इतने अच्छे से सारी सिचुएशन को संभाला। और हाँ, बस आगे भी मैं ये चाहूँगी कि आगे भी जितने और भी बच्चे जहाँ पे वो लोग जो फंसे हुए हैं उनकी भी उन्हें भी वहाँ से जल्दी से जल्दी निकाला जाए। ये थे खंडवा की दर्शिका जो सकुशल खंडवा लौटने के बाद भारत सरकार की जमकर इन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया है। इसके बाद इनका कहना है कि जो बच्चे और जो शेष बचे हुए हैं उनकी भी वतन सकुशल वापसी हो जाए। हरिनाथ ठाकुर, न्यूज़ 18 खंडवा। तो मध्य प्रदेश के 86 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अभी भी राज्य सरकार को अब तक 86 छात्रों के फंसे होने की जानकारी मिली है। छात्रों के परिजन लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, चिंतित हैं। छात्रों को सुरक्षित निकालने को लेकर वो लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन में भी छात्रों के परिजनों की शिकायतें हो रही हैं। और ग्वालियर, टीकमगढ़, उज्जैन, मंदसौर, भोपाल, इंदौर से लेकर प्रदेश के कई जिलों से पढ़ाई के लिए यूक्रेन छात्र गए हुए हैं। 86 छात्र, मध्य प्रदेश के 86 छात्र यूक्रेन में अभी भी मौजूद। यूक्रेन मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार हालात पर नजरें बनाए हुए है। न्यूज़ 18 के मैनेजिंग एडिटर अमिश देवगन से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारतीयों को पहले भी मोदी सरकार ने सुरक्षित निकाला है। विपक्ष हर मुद्दे पर सिर्फ राजनीति करता है। रशिया के बीच में जो चल रहा है, मैं निश्चित तौर पर चाहता हूं कि आप रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन वहां पर भारतीयों के संदर्भ में भारतीय बच्चे फंसे हुए हैं। कुछ बच्चे गुजरात के हैं, कुछ बच्चे हरियाणा के हैं। इस पे को लेकर भी कई सारी पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट ने हमेशा प्रोएक्टिव होकर के रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट के तरीके से काम किया है और काम कर रही है। इसलिए इस विषय के बारे में भी गवर्नमेंट प्रोएक्टिव है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पूरे एक्टिवली। पर हमारे 20,000 नागरिक फंसे हुए हैं। बिल्कुल, सभी नागरिकों को लाने का काम अभी तक का इतिहास किसका है? मोदी जी का है। पर रणदीप सुरजेवाला ने आज ट्वीट करके कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी प्रचार में लगे हैं और वहां हमारे नागरिक फंसे, बच्चे फंसे हैं। देखिए, ये इनका काम ही बयानबाजी करना है। अमित जी, आप मेरे को क्यों इंटरव्यू के अंत में इन लोगों पर कुछ टिप्पणी करवाने की बात करते हैं? इन लोगों ने कोरोना पर क्या कहा था, आज अमेरिका की स्थिति क्या है और यूरोप की स्थिति क्या है और भारत की स्थिति क्या है कोरोना में। मोदी जी ने इस देश को बचा लिया, लेकिन इनके बयान अगर ढूंढें तो हास्यास्पद लगता है। आज भी जो ये बोल रहे हैं, आप बताइए अफगानिस्तान से कौन लेकर के आया सबको? आप बताइए सीरिया से कौन लोगों को लेकर के आया?
आप बताइए, जो हमारी नर्सेज फंसी हुई थी बेचारी, उनको निकाल करके लाने का काम किसने किया है? आप बताइए कि कहीं भी कोई डिस्ट्रेस आया है तो वहां से लोगों को इवैक्यूएट करने का काम किसने किया है? पर वो कह रहे हैं हम आपको याद दिला रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारत सरकार तुरंत अपना दायित्व निभाए। हाँ, तो निभा रही है ना। आपको उससे आपको दिक्कत ये हो रही है कि मोदी जी प्रचार भी देख रहे हैं और देश भी देख रहे हैं, ये आपको दिक्कत हो रही है। आपकी तरह थोड़ी ना है कि आराम से बैठ करके जैसे आपने मुख्यमंत्री काल में चलाया कि मुजफ्फरपुर नगर का दंगा हो गया और आप सोए रहे, ऐसे थोड़ी ना चलता है देश। तो जेपी नड्डा का ये पूरा इंटरव्यू आज रात 8 बजे जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी भोपाल से खबर, बीजेपी की बैठक जारी है। बूथ विस्तारक और समर्पण निधि जुटाने को लेकर बैठक में चर्चा हो रही है। सत्ता और संगठन के लोग बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बैठक में मौजूद हैं। वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। बूथ विस्तारक महाअभियान पर मंथन हो रहा है। सत्ता संगठन में तालमेल पर भी चर्चा हो रही है इस बैठक में। बीजेपी की बैठक लगातार जारी। बूथ विस्तारक और समर्पण निधि जुटाने को लेकर चर्चा इस बैठक में जारी है। सत्ता और संगठन के लोग इस बैठक में मौजूद हैं। तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद हैं। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी मौजूद हैं। बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है वो हम जानेंगे। भोपाल का रुख कर लेते हैं, अनुराग श्रीवास्तव जुड़ गए हैं लाइव। अनुराग, कल भी बैठक हुई थी और समर्पण निधि पर जो कम राशि जुटी है उसको लेकर नाराजगी जाहिर भी की थी मुरलीधर राव ने। आज फिर बैठक हो रही है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बातचीत होगी। क्या बैठक और भी आगे भी और बढ़ सकती है, कल भी हो सकती है? बिल्कुल, देखिए बैठक आज ही होगी क्योंकि 2 दिन में उन तमाम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया गया है पार्टी की तरफ से कि बूथ विस्तारक कार्यक्रम में तेजी के साथ जुटना होगा। जो अभी तक बूथ विस्तारक कार्यक्रम से दूरी बनाकर हुए थे नेता, उनको भी शामिल होना होगा। इसको लेकर भी सख्त हिदायत जारी की गई है और इसके अलावा समर्पण निधि जुटाने का जो लक्ष्य पार्टी ने तय किया है उसको भी समय अवधि में पूरा करना होगा। पार्टी ने जो डेडलाइन तय की है वो 15 मार्च है और 15 मार्च से पहले किस तरीके से तेजी लाई जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। कल बैठक में चर्चा हुई थी और आज भी प्रदेश पदाधिकारी बैठक में शामिल हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव जो है ये बैठक कर रहे हैं और कैसे आने वाले दिनों में और तेजी के साथ जो पार्टी के कार्यक्रम है उनपे तेजी लाई जाए, उन तमाम मुद्दों को लेकर आज की बैठक में चर्चा की जा रही है। तो काफी अहम ये बैठक है बीजेपी के संगठन के लिहाज से, क्योंकि बूथ विस्तारक के जरिए पार्टी जहां अपना वोटिंग परसेंट और बढ़ाने की कोशिश में, वहीं जो समर्पण राशि है उसके जरिए अपने पार्टी फंड को भी भरने की कोशिश में पार्टी जुटी है। तो 2023 का चुनाव और उसके बाद होने वाला 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी कवायद है और इसी को लेकर लगातार बैठक दूसरे दिन भी जारी है। से नेता इस बैठक में मौजूद हैं और यही वजह है कि बैठक काफी महत्वपूर्ण बड़ी मानी जा रही है। बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल यहां पर रुकेंगे, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं। अनिल देशमुख को गिरफ्तार करवाया, अब इनको गिरफ्तार करवा दिया। तो अनिल देशमुख को निकाल लो ना न्यायालय से, दिक्कत क्या है? ऐसा लग रहा है कि एक महागठबंधन तैयार हो रहा है नेशन वाइड आपके खिलाफ। मना किसने किया है? आप कीजिए ना, ये प्रजातंत्र है, लेकिन हम भी लोगों को एक्सपोज करेंगे ना। ब्रेक के बाद बात करेंगे सीएम शिवराज की, जो आज शहडोल के दौरे पर रहेंगे। पॉलिटेक्निक मैदान में आयोजित कार्यक्रम में वो 617 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। सीएम शिवराज प्रदेश के 5 लाख से अधिक हितग्राहियों को स्वरोजगार योजना के तहत लोन भी देंगे। वहीं सीएम झाबुआ, दमोह, डिंडोरी और भिंड जिले के हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे। निवाली के कैरीपुरा गांव में आपसी रंजिश में राहुल डांगी नाम के शख्स को बेरहमी से पीटने के बाद हैवानों ने उसके हाथ पैर काटकर उसे सड़क के किनारे फेंक दिया।
लोगों ने डायल 100 को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहुल दांगी को पहले स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में कन्नू यादव समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले कन्नू यादव के बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। कन्नू यादव को शक था कि राहुल दांगी की वजह से उसके बेटे ने आत्महत्या की है और इसी का बदला लेने के लिए उसने राहुल दांगी के हाथ पैर काटकर उसे सड़क पर फेंक दिया था।